नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, हालत तो पतली है। विपक्ष का एग्रेशन, मुख्यमंत्री का नाकारापन और कई बातें हैं जो उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। लेकिन फिर जब चिंताएं होती है तो एक कोई बड़ा गेम प्लान भाजपा सामने लाती है और अमित शाह ने अपने तर्कस से ऐसा ही तीर निकाला जिससे विपक्ष ही हिट हुआ और उत्तर प्रदेश की जनता भी। क्योंकि यदि नकारा सरकार और डबल इंजन का डबल फेल्यूर इसको बदलना चाहे तो 11th आवर पे चुनाव के समय ऐसा कोई एक नया लॉलीपॉप थमाया जाता है कि जनता सारे कुकर्म भूल के एक नए अभिलाषा के पीछे दौड़ते हुए दिखाई देती है। और ये जो गेम प्लान है वो है जातिगत जनगणना। वर्ष 2021 से जनगणना की बाट जो रही है देश की जनता की, जो 2011 में जनगणना हुई, 21 में होनी थी, वो नहीं हुई। अब जाके 27 में संपन्न हो जाएगी ऐसा लगता है। जो गृह मंत्रालय के खबरों के अनुसार जनगणना अब जातिगत जनगणना जिसकी घोषणा की प्रधानमंत्री जी ने, वो 1 मार्च 2027 तक पूरी हो जाएगी। जनगणना 2 चरणों में देश भर में होगी। 16 जून 2025 को जनगणना की अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी होते ही जनगणना की तैयारियां शुरू हो जाएगी और जातीय जनगणना देश भर में एक साथ होगी। अब इसमें जो है ये 2 फेज में होगी। पहला चरण जो है पहाड़ी राज्यों में जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 को पूरी हो जाएगी। दूसरे चरण में बाकी बचा हुआ संपूर्ण भारत 1 मार्च 2027 तक जनगणना पूरी हो जाएगी। अब आप कहोगे कि ये जनगणना का टाइम टेबल आप बता रहे हो, इससे उत्तर प्रदेश का क्या मतलब है? क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने इतना बड़ा गड्ढा दे दिया कि बीजेपी की केंद्र की सरकार बैसाखियों पे आ गई। विधानसभा में भले ही सरकार हो, लेकिन फिर से उसी विधानसभा में यदि वापस आना हो और फिर उसके बाद के लोकसभा में पूरी ताकत के साथ वही पुराना अपना दिन वापस लाने का बीजेपी प्रयास करेगी, तो उसके पहले 2027 के चुनाव जीतना अनिवार्य है। यदि 2027 के चुनाव हारते हैं, तो फिर लोकसभा चुनाव और मुश्किल हो जाएँगे। 1 मार्च तक अन्य राज्यों की जनगणना का पहला डेटा आएगा। तो यह ऐसा समय होगा जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 चल रहे होंगे या अपने अंतिम चरण में होंगे। 2026 और 27 के दौरान यूपी में एक और जातीय गणना जारी होती रहेगी और दूसरी ओर सियासी तैयारी यानी चुनाव की तैयारी हो रही होगी। अब ये कैसे इम्पैक्ट करेगा? वर्ष 2022 और वर्ष 2017 के चुनाव के तारीखों के संदर्भ में देखें तो यूपी में जनगणना का पहला डेटे की जानकारी नई सरकार के शपथ ग्रहण के पहले आ सकती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी लगातार ये मांग करती आ रही है कि उन्हें जातीय जनगणना करनी है और सबको सबकी हिस्सेदारी मिल सके सत्ता में। भारतीय जनता पार्टी लगातार जातिगत जनगणना को पाप कह रही थी, जातिगत जनगणना को वो देश को तोड़ने वाली, विभाजन करने वाली बता रही थी। लेकिन अब एक वर्ग जो है उनका, खासकर ओबीसी, वो भी जातिगत जनगणना मांग रहा था और जो बीजेपी के सहयोगी दल है, सुभा सपा, निषाद पार्टी, अपना दल, एस, सभी जातिगत जनगणना के पक्ष में आवाज बुलंद कर रहे थे। 2017 में यूपी के चुनाव की शुरुआत 17 जनवरी से हुई। 8 मार्च 2017 में अंतिम वोट पड़ा। फिर 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ के अगुवाई में सरकार का गठन हुआ। 2022 की बात करें तो इस वर्ष चुनाव 14 जनवरी से शुरू हुआ और आखिरी वोट 7 मार्च को पड़ा। परिणाम 10 मार्च को आए थे और दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। योगी ने 25 मार्च को दूसरी बार शपथ ली। किसी भी विधानसभा के 4.5 वर्ष का कार्यकाल संपन्न होने के बाद भारत का निर्वाचन आयोग को यह अधिकार होता है
कि 6 महीने के भीतर कभी भी चुनाव करवा सकते हैं। ऐसे में अगर आयोग दिसंबर 2026 के आखिरी और जनवरी 2037 के पहले सप्ताह के चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है, तो इस तरह 7 चरणों में चुनाव कराए जाएँगे, जो जनगणना के पहले आंकड़े आने के बाद परिणाम आएँगे और नई सरकार बनेगी। ये एक खाचा गृह मंत्रालय ने खींचा है। अब भाजपा जब चुनाव में जाएगी, तो पहले चरण के जनगणना हो चुकी होगी और दूसरे चरण की जनगणना पीक पे होगी और भाजपा पूरा क्रेडिट लेना चाहेगी कि जनगणना, जातिगत जनगणना हमने की। इसके पहले चुनाव के बीच राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब अमित शाह जी ने एक भाषण में ज़रूर कहा था कि जातीय जनगणना के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन वो कैसी होगी, जो प्रारूप बाकी राज्यों में है, उससे हमें कोई इत्तेफ़ाक नहीं रखते। जनगणना नए सिरे से हम अपने अनुसार करेंगे, उसका फॉर्मेट अपना होगा और जनगणना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जिसके लिए इतना समय लगना था। क्योंकि जनगणना के बगैर परिसीमन नहीं होगा, सीटें नहीं बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद दक्षिण भारत, उत्तर भारत, इसका डिवीज़न उत्तर-दक्षिण भारत में लगातार नए जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन को विरोध, क्योंकि जनसंख्या संख्या नियंत्रण, ऐसे कई पहलू हैं जनगणना के नतीजों के बाद। लेकिन जनगणना यदि जातीयगत करते हैं, तो फिर बीजेपी अपना जो वोट बैंक है, खासकर ओबीसी, उसे फिर से एक नया लॉलीपॉप देगा कि जातीयगत जनगणना की बाकी लोग बात कर रहे थे, हमने वाक़ई लाके कर दी। ये बात अलग है कि जनगणना के आंकड़े रिलीज़ होंगे, नहीं होंगे, जनगणना के आंकड़े रिलीज़ होने के बाद उसका उपयोग किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन विधानसभा के चुनाव के दौरान ही या विधानसभा चुनाव के पहले पहला चरण खत्म करना और दूसरे चरण की शुरुआत, ये बात मतदाताओं को कन्फ्यूज़ करेगी कि बीजेपी वाक़ई उनके लिए काम कर रही है। बीजेपी का असली मकसद यूपी चुनाव में जनगणना, जातिगत जनगणना का मतदान का जो कार्ड है, जातिगत जनगणना हम करवा रहे हैं, ये कार्ड मतदाताओं को वो खेलेगा। बहुत दूर की सोचते हैं। विपक्ष बहुत पहले से माँग कर रहा था। विपक्ष ने जातीय जनगणना की घोषणा होने के बाद बोला कि चलो सरकार को हमने घुटने पे ला दिया और जो हम चाहते हैं वही किया। भाजपा का अंदरूनी एक वर्ग वो लगातार प्रेशर कर रहा था, साथी दल जिनके हमने नाम लिए वो कर रहा था। बिहार में जातीय जनगणना के विरोध करने के बाद वहाँ नीतीश कुमार और आरजेडी ने मिलके जातिगत जनगणना की, उसके आंकड़े बाहर आए, उससे एक अलग माइलेज मिला। अब वही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी अब जातीय जनगणना को गाली भी नहीं दे सकती, क्योंकि बीजेपी इस कार्ड को वहाँ पे भी भुनेगी। लेकिन वहाँ थोड़ा क्रेडिट कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ जनगणना का विरोध बीजेपी कर रही थी। बीजेपी समर्थक कोर्ट तक चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन अब जातिगत जनगणना को कैश करने वाले जो 2 बड़े नेता थे, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, तेजस्वी एक खामे में है, नीतीश कुमार एक खामे में है, तो बीजेपी वो बैलेंस करके चलेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो यकीनन बीजेपी का पूरा चुनावी मुद्दा यही होगा, क्योंकि तब तक ऑपरेशन सिंदूर का जो रंग है, वो फीका पड़ चुका होगा। वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर चला नहीं देश में। बहुत पानी बहना है अभी गोमती में, लखनऊ के, लेकिन बीजेपी लंबा गेम करके चलती है और फिर यही जातिगत जनगणना का कार्ड आगे बंगाल में भी यूज़ होगा। तब तक तो नतीजे भी आ गए होंगे। कुल मिलाकर योगी भी पेशोपेश में हैं कि जातिगत जनगणना के चलते यदि भारी बहुमत बीजेपी को मिला, तो फिर वो बहुमत जातिगत जनगणना के कार्ड का नाम से आगे आएगा और वो पूरा श्रेय फिर दिल्ली लेगा। क्या नागपुर इतना तब तक 2 साल में ताकतवर बना रहेगा, जो योगी के लिए फील्डिंग करेगा? जिस हिसाब से नागपुर धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके नागपुर और दिल्ली के बीच में चली खींचतान, दिल्ली का लगातार इस मामले को आगे ढकेलना, ये कहीं न कहीं नागपुर की अवहेलना है।
और यदि योगी मुख्यमंत्री है तो वो नागपुर के वजह से है। यदि नागपुर का साथ नहीं होता, तो योगी कब के अपने मठ में जा चुके होते। तो योगी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यदि चुनाव 2027 के सिर्फ योगी के नेतृत्व और उनके काम पे मांगे होते, तो फिर दिल्ली को बहुत मुश्किल होता कि योगी को गोरखपुर भेजे। तो उससे बड़ा कार्ड यदि जनगणना का होगा, तो फिर योगी जी के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि संघ की अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे संघ अपने जो वजूद है उसका, राजनीति में जो पकड़ थी बीजेपी की, वो ढीली पड़ती आ रही है। अध्यक्ष तो वो अपना बना नहीं पाए, और अध्यक्ष नहीं बनाएँगे, और जब बनाएँगे तब अपना बनाएँगे, इसी टोन में दिल्ली चल रही है। प्रधानमंत्री के 75 साल पूरे होने के बाद यदि प्रधानमंत्री कंटिन्यू रहते, तो फिर संघ नागपुर तक सिमट जाएगा, और फिर योगी अपने बलबूते पे अपने आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। लेकिन फिर दिल्ली के आगे जब योगी आत्मनिर्भर बनना पड़ेंगे, तो जो सुरक्षा कवच है, वो यदि हट गया, तो फिर योगी के लिए जातिगत जनगणना उनको भी हिट करता हुआ नज़र आएगा। आज डायरेक्ट हित में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।